सिंधी भाई लाइल्मी की वजह से जिस तरह पीपल्स पार्टी उन्हें प्रोवोक करती है, जिस तरह उनके जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी फ़ंड करती है, उनके ज़रिए वो आवाम को वरगलाती है कि सिंध की सारी ज़मीन हमारी थी और इस पर आकर बाहर से लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। तो मैं आज वजाहत करना चाहता हूँ और सिंध के तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी तारीख़ को पढ़ा करें, ताकि किसी के ख़िलाफ़ भड़काने में अपने ही साथ रहने वाले भाइयों के साथ नफ़रत पैदा ना हो। मोहतरम साफ़ी हज़रात, मैं सिंधी भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि सिंध की एक बहुत मोतबर शख्सियत थी हमीदा खोड़ो। उनकी किताब है कागज़ात बराए अलहदगी सिंध अज़ मुंबई। उसमें उन्होंने बाकायदा तहरीर किया है कि सिंधियों के पास, जो सिंधी मुस्लिम सिंधी थे, उनके पास सिंध की 30% ज़मीन जो है वो उसके मालिक थे। इसका मकसद ये है कि 70% के हिंदू मालिक थे। अब आप आ जाइए, जब पाकिस्तान बना तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद एक एग्रीमेंट हुआ, एविक्यू प्रॉपर्टी एग्रीमेंट 1948। इस एग्रीमेंट के तहत उसकी शिक नंबर 3 है, तमाम मतरूका इमलाक सिर्फ उन महाजरीन के लिए मखसूस होंगी जिन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की शहरियत इख्तियार की और जिन्होंने अपनी जायदाद भारत में छोड़ दी। अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, मतरूका इमलाक कौन सी है? जो यहाँ से हिंदू मुंतकिल हो गया और वो भारत चला गया, वो जो यहाँ जायदाद छोड़ के गया वो मतरूका इमलाक है। इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि मतरूका इमलाक सिर्फ उन महाजरों के लिए मखसूस होंगी जो 15 अगस्त 1947 के बाद मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में आकर आबाद हुए। तो 70% के तो वैसे ही जो वहाँ से लोग आए वो मालिक है ना। तो आज पूरे सिंध के ऊपर कब्ज़ा अगर किया है तो हमारी जायदादों पर कब्ज़ा किया है। वो मतरूका अमलाक जो हमारे बुज़ुर्ग जब हिजरत करके आए उन्हें मिलनी चाहिए थी, सिंध के वडेरों और जागीरदारों ने उन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है। हम किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं आए और ना हमने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया। और फिर कौमियत के लिए जिस एक अंसर की कमी रहती है वो है ज़मीन। कि कौम बनती है ज़मीन, ज़बान, सकाफ़त, नफसियाती रद्द-ए-अमल, माशी मफादात से। ज़बान मेरे पास है, मेरा माशी मफादात मेरे डिफरेंट हैं, मेरा नफसियाती रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ है, मेरी अपनी सकाफ़त है। ताना कोई ये देगा कि ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन तो मैं अपने साथ लेकर आया था अपनी। 70% ज़मीन उन महाजरीन की थी जो यहाँ पर इंडिया से हिजरत करके आए, इसलिए कि उनकी ज़मीनें इस मुआहदे के तहत यहाँ से जाने वाले हिंदुओं को मिली। तो हमने जायदाद का तबादला किया था। जो हिंदुओं की जायदाद थी वो हमारी जायदाद है और हमारी जो जायदाद वहाँ हम छोड़ के आए थे वो जाके हिंदुओं ने ली, वो उनकी मिल्कियत है। ये तारीख़ सिंध के दानिश्वर अपनी आवाम को पढ़ाने की बजाय उन्हें गुमराह करते हैं। पीपल्स पार्टी लोगों में अज़बियत फैलाने के लिए लोगों को गुमराह करती है। उसके बाद 1958 के अंदर मुआहदा ये हुआ, पर्सन्स रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन एक्ट 1958। इसमें है शिक नंबर 6 और 9। उसके तहत ऐसी तमाम अमलाक महाजरीन की मिल्कियत तस्वुर होंगी और हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ होगा कि इनको इनके मसावी हुकूक में ज़मीन, रहाइश और जायदाद दे। फिर इसी 1975 के अंदर जो है वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ऑर्डिनेंस आया। उसमें शिक नंबर 11 में लिखा हुआ कि मतरूका इमलाक किसी गैर मुतालिका शहरी, इदारे या कौम परस्त तंजीम को मुंतकिल नहीं की जा सकती। और जब किसी को मुंतकिल नहीं की जा सकती तभी तो आज तक एविक्यू ट्रस्ट है, तभी तो ज़मीनों के मसले के ऊपर लोग कहते हैं ये एविक्यू ट्रस्ट की ज़मीन है। वो तमाम अमलाक जो यहाँ से हिंदू छोड़ के गए थे उस पर सिंधियों का जो यहाँ पहले से आबाद थे, चाहे वो कितनी बड़े कौम परस्तों का हक हो ही नहीं सकता।
वो सारी जायदाद के ऊपर अगर किसी का हक़ है तो हिजरत करके आने वालों का हक़ है। यही वजह है कि वो एवीक्यू ट्रस्ट बना और एवीक्यू ट्रस्ट के अंदर वाज़े तौर पर शेख नंबर 11 में लिखा कि मतरूका अमलाक किसी गैर मुताल्लिका शहरी इदारे या किसी कौम परस्त तंजीम को मुंतकिल नहीं की जा सकती। यही वजह है कि एवीक्यू ट्रस्ट की ज़मीनें आज भी एबंडन पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी को अलॉट नहीं की जा सकती। धोखाधड़ी के तहत पाकिस्तान सिंध के अंदर सिंध के वडेरों ने और कौम परस्त तंजीमों ने ज़मीनों पर कब्ज़े करके गोट आबाद स्कीम और फलां आबाद स्कीम, ये बदमाशियाँ हैं। हमें ताने देने वालों को तारीख़ पढ़नी चाहिए। ये तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं वो पढ़ने चाहिए।